ये सारी की सारी कंपनीज सिर्फ टॉप 3% को टारगेट कर रही है। दिहाड़ी मजदूर भी टॉप 15 में आता है। मेटा, जिसको हम फेसबुक भी कहते हैं, वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 21% के आसपास गिर चुका है। एनवीडिया, जो कि एक $5 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है, वो भी अपने ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास गिर चुकी है। और जो नैस्डैक है वो भी करीब करीब 5% के आसपास आपको डाउन दिख रहा है। एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्स के ऊपर एक पोस्ट आया, ऑलमोस्ट 80% ऑफ S&P 500 stocks declined today, which is the worst day of market breadth ever recorded, while the S&Px was making new all-time high. इसके बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए? अगर आप ये समझ गए तो आप मार्केट को समझ जाओगे कि एग्जैक्टली शेयर बाजार में क्या हो रहा है, क्योंकि बाजार तो ऑल टाइम हाई है, चाहे आप निफ्टी की बात करो, S&P 500 की बात करो, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ नहीं रहा, वो गिरता जा रहा है। और भयंकर क्रैश में आप और ज्यादा पैसा क्यों खो सकते हो, ये भी समझ जाओ, ताकि गेम चेंजर हो जाए, आपका पोर्टफोलियो बच पाए, आप एक सही स्ट्रेटेजी यूज कर पाओ। बेसिकली इस ट्वीट में क्या बोला गया, यहां पे ध्यान दो कि 500 स्टॉक में से 80 नीचे गिर रहे हैं और जो मार्केट की ब्रेथ है वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पे रही। मतलब यहां पे आप देखो, निफ्टी 50 के स्टैट्स दिखा रहा हूं मैं आपको। नॉर्मली ये डिस्कशन नहीं होती ऑनलाइन, इसलिए बताता हूं। स्टॉक ट्रेड कितने हुए, 3200। एडवांस मतलब पॉजिटिव कितने रहे, 1587 के आसपास। डिक्लाइन कितने हुए, 1521 के आसपास। और अनचेंज रहे 100। अगर यहां पे ये हो जाए कि एडवांस में आपको 3, 4, 5 स्टॉक्स देखने को मिले और सारे स्टॉक्स डिक्लाइन में देखने को मिले, तो इसको आप ब्रेथ कह सकते हो। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, जहां पे 50 स्टॉक होते हैं, अगर आप उसके अंदर मानो कि सिर्फ 10 स्टॉक है जो पॉजिटिव है, जिससे निफ्टी भाग रहा है और बाकी 40 स्टॉक गिर रहे हैं, अब बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम तो निफ्टी 50 में पैसे डाल रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली यहीं पे गेम खराब हो जाता है। यहां पे एक चीज आती है वेटेज की। अब देखो, निफ्टी 50 पहले कैसा था, अब कैसा है। रिलायंस के अंदर पहले 10% की वेटेज होती थी, आज की डेट में HDFC में 14% की है। पहले HDFC में 8% होती थी, आज रिलायंस में 10 है। मतलब ये वेटेज है। अगर HDFC और रिलायंस भागने लग जाए, 10-10% सपोज करो एक दिन में भाग जाए, और ये सारे स्टॉक भी गिर जाएं 2-2, 3-3%, तो भी जो हमारी निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई हिट मार जाएगी। इसको कहते हैं वर्स्ट ब्रेथ। मतलब ऊपर के 5, 7, 10 कंपनियां इतनी तेजी से भाग रही हैं कि नीचे की कंपनियां नहीं भाग रही, तो भी हमारा जो पैसा है वो पॉजिटिव में है। बट मजेदार बात यहां पे ये है कि जो इन्वेस्टर है वो लॉस ही करने वाला उसके बावजूद। ऐसा क्यों? आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसका हिस्सा नहीं है 10, 12, 15 कंपनीज जो यहां पे भाग रही हैं। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो तो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। लेकिन अगर निफ्टी 50 में सिर्फ भागी 4 कंपनी रही है, जिससे निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, आपका पोर्टफोलियो इससे ग्रीन नहीं होने वाला। इवन आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो रेड रहने वाला है, इवन उससे भी वर्स्ट हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको यह दिखेगा कि भाई स्टॉक पोर्टफोलियो तो भाग रहा है और मेरा पैसा नहीं बन रहा। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है, वो है बबल की। ज्यादातर लोग इस समय पे बात कर रहे हैं कि जो यूएस मार्केट है उसमें 7-8 कंपनीज हैं, जैसे कि मेटा हो गई हमारी। मेटा की अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आपको देखने को मिली है और रिसेंटली 21% के आसपास गिरा है। उसके बाद एनवीडिया हो जाएगा। आप देखो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आई है, जिससे रिसेंटली 5 ट्रिलियन कंपनी बन गई। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर यही 7 कंपनियां ऑल टाइम हाई से गिर जाए तो क्या होगा। ऑल टाइम हाई से कहां तक गिर सकती है, यहां पे ये समझो। अब यहां से अगर जो नैस्डैक है वो 14% गिर जाए, तो आप ये मानो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है और ये एक लोअर सर्किट की शुरुआत हो सकती है। क्यों? आप ये समझो 90% लोग तो वैसे भी स्टॉक मार्केट में इस समय पैसे नहीं बना रहे, क्योंकि ब्रेथ ही नहीं है। स्टॉक और टॉप के 7-8 कंपनीज ही हैं जो कि इस रियल पैसा बना रही है यूएस के अंदर। लेकिन जब गिरावट होती है पूरे के पूरे इंडेक्स में, तो सारी कंपनी के अंदर सेल ऑफ आता है। 14% अगर यहां से गिर जाता है तो $बिलियन वाइप्ड आउट हो जाएंगे हवा में, क्योंकि हर इंसान पैसा खोने वाला है। तो इस सिचुएशन में जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी क्रंच होते हुए दिख सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं आप बेच नहीं पाओगे, इसका मतलब ये है कि डॉलर स्ट्रांग होना हमारा शुरू हो जाएगा। इस सिचुएशन में जो गोल्ड है वो थोड़ा सा और
करेक्ट कर सकता है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ तो क्या गिरेगा, गोल्ड गिरेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एआई बबल इस समय पे बन रहा है, जो कि सन 2000 में भी बना था .com बबल के नाम पे, ये भी बर्स्ट हो सकता है। बर्स्ट क्यों हो सकता है, यहां पे रियल प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, जिस वजह से एक मेजर गिरावट देखने को मिल सकती है। और गिरावट आई और बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं दिखी कंपनीज की, सो ये जो स्टॉक्स चल रहे हैं ये आप मानो 50% तक भी करेक्ट हो सकते हैं। और सन 2000 में 80% तक भी जो कंपनीज हैं वो गिरी थी। सो ये एक सेकंड मेन कंसर्न है पूरी की पूरी दुनिया के लिए, चाहे आप कियोसाकी को उठा लो, चाहे पीटर लिंच को उठा लो, ये सारे सांप यही कह रहे हैं कि भाई $1 ट्रिलियन क्रैश मार्केट के अंदर एक पेंडिंग है। और अगर यूएस के अंदर क्रैश आ गया तो वो रिसेशन पैदा करेगा, जो रिसेशन है वो पूरी दुनिया को हैम्पर करता हुआ दिखेगा, जो कि सन 2000 में हुआ, 2007 में भी होता हुआ दिखा, और हो सकता है 2026 के अंदर भी सेम तरीके का करेक्शन आपको देखने को मिले, क्रैश आपको देखने को मिले। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पे आ रही है दूसरी इशू कि भाई दुनिया का जो ट्रस्ट है वो एक दूसरे से हट गया है। इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। अगर आप आरबीआई की बात करोगे तो 2024 से काफी सारा गोल्ड जो आरबीआई है वो इंडिया मंगा चुकी है। और अगर आप 2025 की बात करोगे, मार्च से लेकर के अभी तक 62 टन तक का जो गोल्ड है वो इंडिया वापस हमारे देश में मंगा चुकी है। ज्यादातर गोल्ड इंडिया अभी तक कहां रखती थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड में ज्यादातर गोल्ड रखा जाता था। अब गोल्ड इंडिया में क्यों नहीं रखा जाता था, वहां क्यों रखा जाता था, ये समझो। इससे पता चलेगा कि ट्रस्ट किस लेवल पे टूटा है और क्यों गोल्ड के प्राइसेस यहां से और बढ़ते हुए दिख सकते हैं। सेकेंड चीज, अब जो दुनिया है वो क्यों अनसर्टेन है, और इस वजह से स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल होने वाली है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, जो एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है, अब ये सिचुएशन वेरी करेगी टाइम टू टाइम, लेकिन समझना जरूरी है ताकि आप तैयार रहो आने वाले टाइम के लिए जो वोलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर आप गोल्ड इसलिए रखते हो, वहां पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा अच्छी है, कुछ आपको चार्जेस देने पड़ते हैं जिससे आप अपने गोल्ड को सिक्योर कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको कभी पैसों की जरूरत हो तो आप प्लेज कर सकते हो। प्लेज का मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास 100 रुपए का गोल्ड है, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैं जाऊंगा मुथूट फाइनेंस के बाद कि भाई ये मेरा गोल्ड है, ये आप रख लो, इसके बदले मुझे 90 रुपए दे दो। मुथूट गोल्ड क्या करेगा, वो मेरे को उसके बदले पैसा दे देगा। सेम काम बैंक ऑफ इंग्लैंड करता था कि आपको पैसे की जरूरत है, ये गोल्ड मेरे पास पड़ा है, जिस दिन आप पैसा वापस कर दोगे ये गोल्ड आपका, लेकिन जब तक आप वापस नहीं करोगे तो ये जो गोल्ड है ये मेरे पास पड़ा हुआ है, आप इंटरेस्ट देते रहना, गोल्ड मेरे पास सिक्योर है। अब अगर आपको मतलब एज एन इंडियन हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, एज ए इंडिया नेशन हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वापस से हम अपना जो गोल्ड है जो हमने रिजर्व में रखा हुआ है वो वापस से इंग्लैंड भेजेंगे, तब हमें अगेन जो पैसा है वो मिलेगा। ये एक मेजर इशू है, लेकिन ये करने की नौबत क्यों आ गई, इतने साल हो गए, सारी की सारी कंट्रीज रखती हैं क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है काफी ज्यादा ट्रस्टेड है। तो ऐसा क्या हो गया कि इस समय पे इंडिया हो गई या अलग अलग देश हो गए वो वापस मंगा रहे हैं अपना गोल्ड, चाइना अपना गोल्ड वापस मंगा रहा है, ऐसा क्या हो गया? ये हुआ यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद। यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद दुनिया का नजरिया बदल गया एक दूसरे को देखने का। 1988 के अंदर जहां पे दुनिया गोल्ड बेच करके यूएस डॉलर खरीद रही थी, 2025 एक ऐसा साल रहा जहां पे काफी सारे सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर बेच करके वापस से गोल्ड के अंदर शिफ्ट किया। इसको कह सकते हैं एक इनिशिएशन डी डॉलराइजेशन का, कि यहां से डी डॉलराइजेशन स्टार्ट होता है। ये हिस्ट्री की बुक में लिखा जा सकता है चैप्टर, अगर डॉलर डेड हो जाता है तो। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई और काफी सारा पैसा, सोना, करेंसी रशिया की फ्रीज कर दी गई यूरोप के द्वारा, यूएस के द्वारा, तो लोगों को एक डर सताने लगा कि अगर मैं इनके अगेंस्ट चला गया, इनकी बात नहीं मानी मैंने, तो हमारी करेंसी, हमारा जो एसेट है वो भी फ्रीज किया जा सकता है। और यही चीज दुनिया को सताने लगी, तो इस वजह से जो डॉलर है वो वीक होना शुरू होता है, उसको बेचना शुरू किया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत फिर भी यहां से थोड़ी थोड़ी लेवल पे चल रही थी, लेकिन उसके बाद आता है ट्रंप आकर के ये विश्वास दिला देता है कि भाई यूएस के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, और स्पेशली इंडिया को, जो कि यूएस को अपना दोस्त माना करता था, उसको बोला कि हम आप पे सैंक्शंस लगा सकते हैं। अब सैंक्शन एज अ वर्ड बहुत ज्यादा हार्श है किसी भी देश के लिए अगर आप यूज करते हो। आप टैरिफ लगा सकते हो, लेकिन टैरिफ को जो ट्रंप है उसने सैंक्शन का नाम देना शुरू करा। तो इस वजह से जो इंडिया है वो भी काफी सिक्योर खेलने लगा और बोला भाई हमारा गोल्ड हमें वापस करो, क्योंकि अगर आप हमारा गोल्ड हमें वापस करोगे
हमें डेफिनेटली तिजोरियां बनानी पड़ेंगी, 24 आवर की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, लेकिन सोना हमारे पास रहेगा। तो हम पे सैंक्शन लगा भी दोगे तुम तो भी क्या होगा, हमारा जो पैसा है हमारे पास ही पड़ा रहेगा, हमारा एसेट हमारे पास ही पड़ा रहेगा। हमें पैसा देना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन कम से कम पैसा अपने देश में तो है, सिक्योर तो है। सो ये चीज आपको दुनिया में दिख रही है और इसकी शुरुआत है कि एक ब्रिक्स जो करेंसी है वो हो सकता है क्रिएट होते हुए दिखे आपको। ये अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर आप देखोगे ट्रंप हो गया, यूरोप हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं इसके ऊपर कि ब्रिक्स की जब भी बात होती है करेंसी लॉन्च करने की, ये लोग थोड़ा सा तो परेशान होते हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से जो ब्रिक नेशंस हैं वो अपना गोल्ड अपने देश में वापस मंगा रहे हैं, जो फ्री का एक पैसा इंजॉय किया करता था इंग्लैंड, जो फ्री का पैसा इंजॉय किया करता था यूएस, अब इन्हें दर्द हो रहा है। अब इन्हें दर्द क्यों हो रहा है, इस तरीके से सोचो, अगर मैं एक इंडियन हूं, ठीक है, और मेरा $700 बिलियन यूएस के बॉन्ड में पड़ा हुआ है, आप समझ रहे हो, मेरा पैसा $700 बिलियन यूएस के बॉन्ड में पड़ा हुआ है, $700 बिलियन यूएस के पास है खर्च करने के लिए, उस पर उसे 1% या 2% इंटरेस्ट देना है, बात खत्म हो गई। और वो खर्च कर रहा है, वो मजे कर रहा है उस पैसे से, अपने देश की ग्रोथ कर रहा है। जो आप कहते हो ना R&D में बहुत पैसा जाता है यूएस का, कहां से आता है वो पैसा बॉन्ड में आता है, क्योंकि एज अ नेशन हमने तो $700 बिलियन रखा होगा, लेकिन हो सकता है अलग अलग नेशनों ने और भी ज्यादा पैसा रखा हो, जिसको हम रिजर्व करेंसी के रूप में कहते हैं। ये एक स्टोरी है, एग्जैक्ट नंबर चाहिए आप गूगल पे जाओगे आपको मिल जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश करो क्या है कि दुनिया गोल्ड खरीद रही है, इंग्लैंड के पास है, उस गोल्ड का जो पावर है वो इंग्लैंड की जो करेंसी है उसको स्ट्रांग करता है। सेम चीज यूएस के साथ होता है, दुनिया डॉलर खरीद के डॉलर में यूएस के पास रख रही थी, तो डॉलर यूएस के पास इतना पैसा था कि भाई वो रिसर्च कर सकता था, इसी वजह से वो ग्लोबल करेंसी बन पाया। अब क्या हो रहा है, दुनिया यूएस डॉलर भी बेच रही है और दुनिया गोल्ड भी मंगा रही है। तो अब ये जो कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, यूरोप, जर्मनी, ये कह रही है कि हम पे हमला हो रहा है अब एशियाई कंट्रीज की साइड से। तो एशियाई कंट्रीज अब अपना ट्रस्ट खींच रही हैं और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है इन लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे तो कर्जा ले लेकर के यूज करा, ग्रो करा गया, लेकिन प्रोडक्टिविटी ही डाउन हो गई है। तो जो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी ब्रिटेन की मानी जाती थी, क्योंकि गोल्ड बैक थी, अब वहां से खाली हो रहा है और डॉलर भी खाली किया जा रहा है। मतलब दुनिया में ट्रस्ट खत्म है, गोल्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा और डॉलर और ज्यादा वीक होगा। तो गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ते हुए दिख सकते हैं इन फ्यूचर काफी तेजी से। और यहीं पे जो यूएस है उसके अंदर अगर मार्केट क्रैश भी कर जाता है तो भी अब लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर जो रिजर्व करेंसी है वो और ज्यादा कम कर दी जाए, गोल्ड को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा अब आपके घर पे है, आपकी दिक्कत है, दुनिया की दिक्कत नहीं है। यही फायदा है डी डॉलराइजेशन का। क्या ये ओवरनाइट होने वाला है कि कल से ये चीज शुरू हो जाएगी? नहीं, इसको सालों लगेंगे। ऐसा नहीं होता, कोई एक एम्पायर बना है तो ब्रिक बाय ब्रिक वो टूटता है, ब्रिक बाय ब्रिक वो बनता है। और यही चीज हो रही है। क्रैक्स इस समय पे डॉलर मतलब यूएस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो टैरिफ को वापस रिवर्ट कर दे कि भाई अब आप टैरिफ नहीं लगाओगे, तो डॉलर जो है वो एकदम से शूट अप करेगा, लोगों का ट्रस्ट वापस पे यूएस पे आएगा और जो गोल्ड है वो वापस से नीचे की साइड गिरेगा। तो ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, क्योंकि अगर ये चीज होती है तो वहां पे पता चलता है कि जो अल्टीमेट पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वापस से यूएस के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ सकता है। सो ये बहुत ज्यादा खींचाताव वाला सिचुएशन चल रहा है, यहां पे देखने में बड़ा मजा आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की मेरे पास आया कि पराग पारेख म्यूचुअल फंड क्या डेड हो चुका है और मेरा पैसा क्या फंस चुका है? पराग पारेख म्यूचुअल फंड को देखते हैं। तो अगर मैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को खोलूं और 1 साल के रिटर्न्स देखूं तो भाई 7.2% के आसपास दे चुका है। ये क्या फ्यूचर में देगा नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर मैं 6 महीने की देखूं तो 4.47% के आसपास का रिटर्न पराग पारेख ने दिए हैं। तो क्या ये डेड हो चुका है? डेड का क्या मतलब होता कि भाई ये रिटर्न ही नहीं देता, ये तो नेगेटिव में चला गया होता। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो भाई वो 1% के आसपास का रिटर्न इस समय पे दे रहा होगा। तो क्या पराग पारेख डेड हो गया? नहीं। अगर मैं इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करूं सिर्फ 1 साल के, तो भाई यहाँ पे 5% का रिटर्न है और पराग पारेख के 7% के। तो भाई पराग पारेख ने एक्चुअली आउट परफॉर्म करा है निफ्टी को आज भी। अगर आप 6 महीने की बात करोगे तो 4.7% के रिटर्न है पराग पारेख के, और 6 महीने में जो निफ्टी है उसने पराग पारेख को आउट परफॉर्म करा है। सो अगर आप 6-7 महीने में हो तो आपको लगेगा कि भाई हो सकता है पराग पारेख अंडर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन पराग पारेख ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जो कि एकदम से अंडर परफॉर्म करना शुरू कर जाए। इवन कोई भी म्यूचुअल फंड
1 महीने 2 महीने साल 6 साल के लिए अगर आप खरीद रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो तो आपको देखना चाहिए साल भर के अंदर। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है भाई, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए तो आप खरीदोगे ही। लॉन्ग टर्म का तो भाई कोई मतलब ही नहीं है। आप 25 साल 50 साल 60 साल 100 साल 200 साल के लिए खरीद लो, अपने बच्चों के भी बच्चों के नाम पे करवा दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर तो क्या फर्क पड़ता है 2% 3% वो गिर गया या फिर नहीं गिरा। सो भाई डेड म्यूचुअल फंड नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे तो भाई रिटर्न्स तो इसने अच्छे दिए हैं। 5 साल में 22.45% के CAGR से दिखा रहा है ये। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 ने 5 साल में 100% के रिटर्न दिए हैं, तो कंपाउंडेड 22.46% के रिटर्न ऑब्वियसली हायर हैं। सो कोई भी आपको ये कह रहा है कि पराग पारेख डेड हो गया, नहीं, ये डेड नहीं हुआ है फॉर श्योर। थोड़ा स्लो चलेगा भाई, मार्केट ही स्लो चल रही है। सो वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किंग माने जाते हैं। डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, सो फ्यूचर में देने की उम्मीद लगाते हैं। गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं कई बार चलते हैं कई बार नहीं चलते, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। सो मेरे हिसाब से डेड नहीं है, मेरे हिसाब से बढ़िया म्यूचुअल फंड है। अगर आपको लग रहा है पैसा फंस गया, नहीं भाई, स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलती है। थोड़े थोड़े पैसे बनते हैं साल में और कई साल पैसे नहीं बनते, और एक साल में आपके पुराने सारे पाप धो करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बनते हैं। इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट, इसको कहते हैं वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। भारती जी का कमेंट कह रहे हैं एज ए इन्वेस्टर हमें लेफ्ट और राइट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नहीं देखना चाहिए, हमें फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट और इकोनॉमी के ऊपर बात करनी चाहिए। राइट और लेफ्ट कुछ भी सही और गलत नहीं है। एंड ऑफ द डे हमारा देश ग्रो करना चाहिए, और हमारा देश ग्रो ऑन पेपर तो कर रहा है लेकिन कंपनी के लेवल पर नहीं कर रहा। मेरे को ना लेफ्ट से कोई लेना देना है, ना ही मुझे कोई मैडम राइट से लेना देना है, ना ही मुझे किसी भी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स में फ़र्क पड़ता है। मुझे मेन फ़र्क पड़ता है पॉलिसीज़। अगर आपको लगता है कि अच्छी गवर्नमेंट आपका देश नहीं बना सकती, इवन डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट भी आपका देश बहुत अच्छा बना सकती है अगर उसका लीडर चाह ले तो। डेमोक्रेसी की भी जो गवर्नमेंट है वो बर्बाद हो सकती है अगर उसका लीडर चाह ले तो। सो हर चीज़ लीडर पर डिपेंड करता है। तो करंट रूलिंग पार्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। अगर हम ये बोलें कि भाई वो अच्छा है वो बुरा, नहीं, हमें मतलब ही नहीं है अच्छा है बुरा, हमें मतलब है कि अभी आप हमारे लिए क्या अच्छे कर रहे हो, हमने आपको सरकार बना करके दी है। अगर आप ये भी क्वेश्चन पूछने से बोलोगे कि भाई हमें मना कर देना चाहिए, तो एक्चुअली आप एक डिक्टेटरशिप में ही जी रहे हो, या आप ये चाहते हो कि आपकी पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन दूसरा वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखे, विच इज़ नॉट राइट। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो आपको भी उतना ही हक है जितना मुझे है, और मुझे भी उतना ही हक है जितना आपको है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन पूछना हमारा फ़र्ज़ है, आंसर देना ना देना, और आंसर वैसे भी आजकल मिलता कहाँ है। इवन अगर आप लेफ्ट की साइड बोलोगे तो राइट वाले आ जाएंगे, राइट की साइड बोलोगे तो लेफ्ट वाले आ जाएंगे। लोग ये नहीं समझ रहे कि हर चीज़ ब्लैक और वाइट नहीं होती, बेसिक होता है ग्रे, मतलब कुछ अच्छी और कुछ बुरी होंगी। हमें अच्छी चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी है कि देश ग्रो करना चाहिए, क्योंकि देश ग्रो करेगा तो फंडामेंटल, इकोनॉमी और टेक्निकल ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी कंपनीज के अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर पॉलिसी ख़राब होगी तो टेक्निकल फंडामेंटल मिलकर के भी पैसा नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ही नहीं आएंगे। एग्जाम्पल चाहिए तो दुनिया भर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आंख खोल करके आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। विनय जी का कमेंट है, कह रहे हैं आर 97% आर दिहाड़ी मजदूर। बहुत ही प्यारा चीज़ है। इन्होंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने बोला था अपनी वीडियो में कि टॉप 3% हटा दो इंडिया के अंदर से, इंडिया जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है, 3rd बनने वाली है, वो कितनी पीछे चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं बेसिक चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़, एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकला था मई 2025 का। यहाँ पे देखो, टू बी इन द टॉप 10% अर्नर्स इन इंडिया you just need 25,000 salary per month which is 3 lakh annually। मतलब आपको अगर पैसा कमाना है, टॉप 10% में आना, तो सिर्फ आपको 25,000 रुपए कमाने हैं महीने के। अगर एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी एवरेज मेरे ख्याल से दिहाड़ी 700 रुपए के आसपास है, मुझे नहीं पता, कम ज़्यादा हो सकती है, अगर आप उसको भी काउंट कर लोगे ना तो टॉप 15% में वो भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 25,000 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो टॉप 10% में हो। और मुझे बताओ कि अगर 25,000 रुपए कमा रहे हो तो आप कौन सी लग्जरी यूज कर सकते हो? क्या आप जोमेटो के ऑर्डर कर सकते हो? क्या लेंस काट के चश्मे पहन सकते हो? क्या नायका से लिपस्टिक पाउडर ऑर्डर कर सकते हो? मेकअप ऑर्डर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 25,000 कुछ नहीं होता। टॉप 3% है जो प्रीमियम कमा रहे हैं इस दुनिया का। ये सारी की सारी कंपनीज सिर्फ टॉप 3% को टारगेट कर रही है। दिहाड़ी मजदूर भी टॉप 15 में आता है। तो ये देखो कि
टॉप 15 के बाद हमारे देश की क्या हाल है। जो गवर्नमेंट है वो कहती है मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देती हूं, ये गवर्नमेंट का डेटा है। 140 करोड़ की जनता है हम, मतलब 50% से ज्यादा लोगों को राशन की जरूरत है हमारे देश में। इसका मतलब ये है कि भाई वो बेरोजगार हैं या वो एक गरीबी वाले एरिया के अंदर आते हैं तो वो पैसा नहीं कमा पा रहे इतना, राइट। 50% की बात हो रही है यहाँ पे, और टॉप 10 के लिए 25,000 चाहिए आपको। सो टॉप 10 में आ जाओगे तो सोचो हमारे जो स्केल हैं पर कैपिटा इनकम की वो कितनी ज्यादा नीचे हैं। सो अगर आप ये कह रहे हो ना कि 97 को हटा दें तो दिहाड़ी मजदूर आ जाएंगे, क्या 97% दिहाड़ी मजदूर है? नहीं, वो टॉप 15 का पार्ट है दिहाड़ी मजदूर। 15 के नीचे दिहाड़ी मजदूर भी नहीं है, वो लोग हैं जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है या उनका पैसा खा रहे हैं। तो टॉप 3 के बाद अगले 12% में दिहाड़ी मजदूर, और उसके बाद जो बचा हुआ वो सारे के सारे उससे भी नीचे वाले स्तर पे आ रहे हैं। ये हमारे देश का डेटा हमें बताता है। अब कोई डेटा को ही झूठ कह दे जो कि गवर्नमेंट ने खुद पब्लिश करा है, तो फिर आप ये मान लो कि चाहे सरकार पूरी ज़िंदगी ही झूठ बोल रही है, चाहे आप ये मान लो कि डेटा ही पूरा नकली है, चाहे आप ये मान लो कि ये कांग्रेस की साजिश है, जो मर्जी वो मान लो, लेकिन बीजेपी का डेटा है ये जो उन्होंने खुद पब्लिश किया है। सो आप जानते हो कि आपके देश के हाल एक्चुअली कितने बुरे हैं, बीजेपी खुद बता रही है, बस हम नहीं देखना चाहते। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बुरी होती है वीडियो, हार्श होती है, लेकिन ये सच है। तो अगर आपको सच्चाई पसंद है तो चैनल आपके लिए है। साइनिंग ऑफ।